हेलो गाइस, तो कैसी हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज़ वेल। सभी बढ़िया होंगे। तो ये मैं आज बायोलॉजी का टॉपिक उठा के लेके आई हूँ। 12th क्लास की बायोलॉजी है। वैसे ना क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से बायोलॉजी में था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे बायोलॉजी। मैंने ये बुक बहुत बार पढ़ चुकी, बहुत टाइम, इतनी बार पढ़ चुकी कि मुझे बुक ना बिल्कुल टिप्स पे याद होने लगी। अब तो इतनी अच्छी बुक लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बुक मुझे। तो क्या होता है कि कई बार 12th में ना, वैसे मैंने दोनों साइड्स ले रखी थी। मैथ भी था मेरे पास, एडिशनल में बायोलॉजी थी। तो वैसे मेरा बायोलॉजी की वजह से रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आया था। मैंने स्कोर किया था 91.2% 12th में। वैसे जब ये जो टाइम था ना, ये टाइम था मेरा 12th 2020 का बैच था मेरा। तो जो कोरोना था ना, 19 मार्च को आया था। ये तभी 19 मार्च को कोरोना आया था और मेरा पेपर था उस दिन केमिस्ट्री का। तो वो वाला पेपर मैं दे नहीं पाई थी। तो इसलिए जो 3 पेपर तो मैंने दिए थे, बाकी के 3 एग्ज़ाम मेरे रह गए थे, क्योंकि मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे ना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ एंड मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसमें मेरे पास वो आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो तब से जो है इस किताब को मैं तब से पढ़ती आ रही हूँ। अभी 1.5 साल हो गया, शायद 1.5 से 2 साल हो गए मुझे ये बुक पढ़ते हुए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है। अगर इसको एक तो देखो क्या होता है कि जो पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, वो भी मैटर करता है कि सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ा रहा है। और जो स्टूडेंट पे मैटर करता है, वो घर जाके रिवीजन करता है या नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो देखते हैं आज हम थोड़ा पढ़ के कि मेरा इम्प्रेशन कैसा है पढ़ाने में। तो मैं खुद को देखती हूँ, मैं कैसा पढ़ा पाती हूँ, मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर पाती हूँ इसको। तो हम क्या करें, तो पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे, पहला ही पढ़ लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन का तो मीनिंग सबको पता ही होगा, है ना। जो 12th क्लास में जो है ये 4th यूनिट से शुरू हो रहा है बुक। जो 11th क्लास थी हमारी उसमें 3 यूनिट थी, और 12th क्लास में 4th यूनिट से शुरू हो रहा है। इस पहला तो है इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रजनन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्रजनन होता है इसका रिप्रोडक्शन का मीनिंग। तो प्रजनन जन ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों में प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो फूल देने वाले पौधे होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, एक ये है। अगला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट फिर आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड देन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हेल्थ होती है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए, किस तरह से जो है योगा, हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, डाइट, फूड, इस तरह से इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटा सा लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है एक तो मुझे लगता है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। और वैसे ना ये यूनिट पूरी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे इसमें। और मुझे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लगती है, वो था फूड, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्जन, एनवायरमेंट। सभी यूनिट्स जो हैं बिल्कुल ही इजी हैं। मुझे सबसे अच्छी लगती थी, एक तो यूनिट लगती थी मुझे ये वाली रिप्रोडक्शन वाली, दूसरी एक यूनिट लगती थी मुझे जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ये यूनिट मेरी बेस्ट यूनिट है। मैं इस यूनिट को बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, स्टडी पढ़ते हो तो ऐसे गोल के पी जाना चाहिए, वैसे ही है ये मेरी यूनिट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली यूनिट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरी यही यूनिट थी। एंड वैसे और सारे यूनिट मुझे अच्छे लगते हैं। एंड आपका कौन सा फेवरेट है इसमें चैप्टर, कौन सी यूनिट बढ़िया है आपकी, कौन सी यूनिट में आपका इंटरेस्ट है, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और ये भी कमेंट में बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो है लेसन हमारा बायोलॉजी
रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्रजनन के ऊपर। बायोलॉजी इज़ मैं देखो इसमें ना वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसमें बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप बहुत सा मटेरियल, बहुत सा जो है मटेरियल मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर। भर भर के वीडियोस पड़े हैं बायोलॉजी के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, फिज़िक्स के ऊपर, हर एक तरह के टॉपिक के ऊपर आपको भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आपको, मैं दबाव नहीं बना रही, अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, और बस मेरा बस ये व्यू बता देना कि कैसा है, किस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलो बनाते हैं। Biology is the essence is the story of life on Earth. While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless through by natural of anthropogenesis. और जब भी मैं बोर होती हूँ तो मैं बायोलॉजी उठा के बैठ जाती हूँ और इसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो मेरी बोरनेस विद इन सेकेंड दूर हो जाती है। क्योंकि वही बात होती है ना यार, कि जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आपकी मतलब जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी देर उसे पढ़ो या फिर उसे इंजॉय करो, तो और जो है बोरनेस जो है दूर हो जाती है। तो इसलिए जो भी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं उसे पढ़ती हूँ, मेरी बोरनेस जो है बायोलॉजी से दूर होती है ऑलवेज। तो उसमें जो है ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसे भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कुछ भी नहीं, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ चैप्टर के बारे में। चैप्टर शुरू होता है आपका यहाँ से, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक सर्टेन लाइफ पीरियड तक जी पाता है। जितना उसका लाइफ साइकिल होता है उतना तक वो जीता है, उसके बाद वो डाई हो जाता है, मर जाता है। तो एक निश्चित समय काल होता है इसका, टाइम पीरियड होता है जिस तक ये सर्वाइव कर पाता है। देन द पीरियड फॉर बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। जो एक बर्थ से लेकर के, जन्म से लेकर के नेचुरल डाई, बूढ़ा होके मरता है इंसान, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, कि इसने इतना लाइफ स्पैन किया है। इसमें वो वाला लाइफ स्पैन कैलकुलेट नहीं होगा जो लाइफ स्पैन, जैसे कि कोई फांसी खा के मर जाता है, जैसे कोई दवाई खा लेता है मरने के लिए, जहर खा लेता है, पॉइजन ले लेता है, या फिर किसी भी और रीजन से, एक्सीडेंट से हो गया इसका, किसी की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है, तो इस तरह से हम लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करेंगे। वैसे हो सकता है लाइफ स्पैन में, लेकिन जो नेचुरली लाइफ स्पैन होता है ना, वो बर्थ टू नेचुरल डेथ तक ही होता है लाइफ स्पैन। देन लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। तो कुछ का लाइफ स्पैन दे रखा है इसमें यहाँ पर, कि एलिफेंट 65 ईयर्स सर्वाइव करता है, लाइव रहता है, जीवित रहता है। और रोज़ का लाइफ स्पैन कितना होता है ये आप बताइए, कमेंट में बताना मुझे। डॉग का लाइफ स्पैन 20 to 30 ईयर्स का होता है। बटरफ्लाई का 1 to 1 से 1 से लेकर के 2 हफ्ते तक का रहता है। क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 साल तक का। और ये है हमारे पास बनाना ट्री। बनाना ट्री का भी आप ही बताएंगे कमेंट में कि कितने साल का होता है ये, कितने साल सर्वाइव करता है। एक काऊ बेसिकली हम कह सकते हैं जी सकती है शायद ये 20 से 30 साल, है ना, या फिर 40 साल तक भी, आई थिंक प्रॉपर नहीं पता, वैसे मैं अंदाज़े से बता रही हूँ। अब आगे है पैरोट सर्वाइव। पैरोट कितना सर्वाइव करता है, 140 साल। क्रोकोडाइल 60 साल जीता है। हॉर्स 60 साल जीता है। और ये है हमारी फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई कौन सी होती है ये देख लो, ये फ्रूट फ्लाई है, इसका आप बताओगे कितना होता है, ये मैंने लिख नहीं रखा। और एक टोर्टोइज का है, टोर्टोइज का ये इसका सबसे लंबा लाइफ स्पेन होता है 100 to 150 ईयर्स। 100 से लेकर के 150 साल तक ये जीवित रह सकता है। बेनियन ट्री 200 साल तक जीवित रह सकता है। मतलब बेनियन ट्री जो है 200 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। हमारे गांव में भी है एक बहुत बड़ा बेनियन ट्री, उसकी जो है ब्रेड्स निकली हुई हैं, बर्ड्स निकली हुई हैं उसकी, इस तरह से लंबी लंबी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही बड़ा दूर तक फैला हुआ है वो पेड़।
आगे था लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन दिस टेबल। हमने पढ़ लिया ये तो। सेवरल ऑर्गेनिजम्स, several other organisms are drawn from which yours should find out their lifespans and write in the space provides examining the lifespans of organisms represent in the following this। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ना कुछ का तो आपको गिवन है लाइफ स्पेन की, वो कुछ का दे रखा है और कुछ का नहीं दे रखा, वो आपने खुद ने फील करना है टीचर की हेल्प से। तो आगे हैं एग्जामिन द इट्स isn't it both interesting and intriguing to note that if may be as short as a few days। कुछ का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ स्पेन होता है, जैसे बेनियन ट्री का हो गया, टोर्टोइज का हो गया, और जो बटरफ्लाई है उसका 1 से 2 वीक का होता है लाइफ स्पेन। एज लॉन्ग few thousand years between these two extremes are the lifespan of most other living organisms। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size। क्या होता है कि जो organisms होते हैं ना उनका लाइफ स्पैन उनके साइज से मैटर नहीं करता। मान लिया कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, कुछ से कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका लाइफ स्पैन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो लंबा कुछ भी ले सकते हैं, और जो बहुत छोटा होगा उसका लाइफ स्पैन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि एक टर्टोइज का साइज़ देखो कितना होता है और वो 100 से 150 साल तक जीवित रहता है। और एक बेनियन ट्री है वो भी कितने साल तक, कितना बड़ा होता है और कितने साल तक जी सकता है, 200 साल तक, जो 200 साल से भी ज़्यादा जी सकता है वो। तो इस तरह से हम साइज़ पर डिपेंड नहीं बता सकते कि ये चीज़, ये वाला ऑर्गेनिज्म कितने साल जीवित रहेगा, अगर साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा साल जीवित रहेगा, साइज़ छोटा है तो कम साल तक जीवित रहेगा, ये हम नहीं कह सकते। आगे हैं क्या बताया गया है आगे, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स are not necessarily correlated with their size। The size of crows and parrots are not very different। क्या कहा गया है कि जो क्रो का लाइफ स्पेन है और पैरट का लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे देखो द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट। दोनों का साइज़ जो है ज़्यादा अलग नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों के साइज़ में, बट क्या है येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस। लेकिन दोनों के लाइफ स्पेन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्रो जहाँ पर जीता है हमने देखा था पैरट का 140 साल तक जीवित रह सकता है, जो क्रो है वो 15 साल तक जीवित रहता है। तो देखो इसमें कितना ज़्यादा गैप रह गया है ना, बहुत ज़्यादा गैप है इसके अंदर, इनके लाइफ स्पेन के अंदर। एंड सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्ट लाइफ। एक मैंगो ट्री की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ होती है, बहुत कम समय तक वो जीवित रहता है। एंड लाइफ स्पैन एज अ कंपेयर्ड टू ए पीपल ट्री। एक पीपल ट्री जो है 200 से 300 साल तक जीवित रह सकता है। तो इस तरह से इन पेड़ों के बीच में भी लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा वास्ट अंतर है, वास्ट डिफरेंस है, ये कह सकते हैं हम। ये थोड़ा हिंदी का और इंग्लिश का मेरा थोड़ा मेल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था और मैं सीख रही हूँ इंग्लिश, तो दोनों मिक्स हो रही हैं, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। वॉट एवर बी द लाइफ स्पेन, कुछ भी हो लाइफ स्पेन, कोई मैटर, इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज़ ए सर्टेनिटी। जो डेथ होती है वो क्या होती है, एक एज के बाद ही होती है। एंड सच दैट नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि इमॉर्टल हो, जो सदा सदा के लिए, जब तक ये कहते हैं ना चांद रहेंगे सितारे रहेंगे तब तक तुम कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सरवाइव कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक जो भी जन्म लेता है
ये हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखी हुई है बात, हमने सुना भी है कई बार कि जिसका जन्म हुआ है, जो भी प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है जो जीवित है, एक बार उसकी एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन वह जरूर मरता है और फिर दोबारा से जन्म ले लेता है। हमने ये पढ़ा है ऑलमोस्ट, है ना। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बस जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको छोड़ के कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमोर्टल हो। बस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल रहती है। वो इमोर्टल रहती है क्योंकि वो नहीं मरती है, ठीक है। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ। हम क्यों नहीं कह सकते कि यहाँ पर नेचुरल डेथ है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होती है, ये बताओ। तो गिवन दिस रियलिटी have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on growth for several thousands of years? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. Yes, we have talking about reproduction, something that we take for granted. तो आगे चलते हैं, हम लेसन में बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, अभी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism gives rise to young ones or offspring similarly to itself. रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसे ऐसे कर लेती हूँ। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म को, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, किसी भी मतलब अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे प्राणी को जन्म दे सकता है, या फिर ऑफस्प्रिंग अंडे से जन्म दे सकता है, उसे कहेंगे हम रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। वो ऑफस्प्रिंग फिर क्या करेगा, वो भी बड़ा होगा, बर्थ जन्म लेगा, बड़ा होगा और उसकी डेथ बड़ा होगा, मैच्योर होगा एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, वो भी उसी की तरह फिर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। एंड दस देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो इस तरह से ये साइकिल होती है बर्थ की, जन्म लेने की, ग्रो करने की एंड डेथ की, इस तरह से साइकिल रहती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। आप चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे कि जो कंटिन्यूटी होती है ना जनरेशन की, स्पीसीज़ की आफ्टर जनरेशन, तो वो किस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, भिन्नताएं के बारे में आप, भिन्नताएं होती हैं, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, उनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस हैं, ये आप 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशंस इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के थ्रू किस तरह से उनके अंदर जेनेटिक सिमिलरिटीज़ आती हैं, जेनेटिकली वो किस तरह से सेम रहते हैं, और किस तरह से वो भिन्न बनते हैं, किस तरह से इनहेरिटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सेपरेट आउट रहते हैं। इस तरह से हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम, देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, भिन्नता, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जीव विज्ञान में। एंड ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म्स टू मल्टीप्लाई। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक प्राणी का अपना अपना बनने का मैकेनिज्म होता है, किस तरह से वो खुद को मैकेनाइज कर पाता है, बना पाता है। एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, और किस तरह से वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। एंड द ऑर्गेनिजम्स आर हैबिटेट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स मतलब यहाँ पढ़ा था ना हमने,
कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है, किस तरह से अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, तो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम बोलते हैं हैबिटाट। ये उसका हैबिटाट होगा। 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, इस तरह से वो उसका हैबिटाट कहलाएगा। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। इसके कुछ इंटरनल फिजियोलॉजी फैक्टर होते हैं, कुछ सेवरल अदर फैक्टर होते हैं जो कि आर कोरिलेटिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से कोरिलेटिव है ये रिप्रोड्यूस करने में, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। based on whether there is participant of one organism or two in the process of reproduction में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकते हैं। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ए single parent with or without the involvement of gamete formation the reproduction is asexual। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का होता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा और वही जो है मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होके खुद की जनरेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन हो जाएगा उसका एसेक्सुअल, क्योंकि उसमें कोई भी गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। सिंपली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही बट गया है 2 में। तो ये था हमारा एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए सेक्सुअल में, एंड इन participate in the reproductive process and also involve fusion of male। also involve इसमें किस का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट का एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उन्हीं के जैसा, जिसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग में एंड एनिमल्स में, जैसे काऊ हो गया एंड बफेलोज हो गए, और जितने भी गोट हैं, मैमल्स हैं, ये जो थे ये सारे जो है सेक्सुअल के हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे दिखा रखा आपको प्रोसेस अमीबा का है, और एक ये दे रखा है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये दे रखा अमीबा का, एक अमीबा से ये 2 अमीबा में किस तरह से टूटती है। और ये दे रखा है किसका, ये बडिंग ऑफ ईस्ट, ये दे दिया हमें ईस्ट का। इसमें भी किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है 1 to 2 होते हैं, 1 से 2 बनती हैं, किस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने अब तक ये पढ़ा है। तो आगे पढ़ते हैं हम। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms, कि किस तरह से asexual reproduction बहुत सारे different organisms के अंदर किस तरह से होता है, हम ये पढ़ेंगे अब हम। asexual reproduction is common among single celled organisms। single cell organisms के अंदर क्या होता है, asexual reproduction is common होता है। and in plants and animals with relatively simple organisms and in plants and animals with relatively simple organisms, जो simple organisms होते हैं plant and animal, in protists and monaras the organisms or the parent cell divides into 2 to give rise to new individuals। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटिस्टा और मोनरा और ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती हैं वो 1 से 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ करती हैं, न्यू इंडिविजुअल को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है, जैसे देखो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, एक ये। तो इनका नाम देखो, पहले बड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स, जूस्पोर्स ऑफ क्लोमाइडोमोनास, ये क्लोमाइडोमोनास है। इसके अंदर किस तरह से होता है, देखो पहले एक थैली है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। जब इन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स की ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये फट जाएगी ऊपर वाली लेयर, ठीक है। फिर ये फट जाने के बाद में जितने भी सेल्स थे इसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स थे, सारे बाहर आ जाएंगे और ये एक सेपरेट होके अलग अलग ये ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। नेक्स्ट है कॉनेडिया ऑफ पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम होता है हमारा ये बी वाला, ये पेनिसिलियम है। देखो पहले एक था, इससे इतने सारे बड आए, इनके न्यूक्लियर बन गए, और फिर इनसे बहुत सारे बन गए, इनसे और भी ज़्यादा बन गए। फिर ये क्या हुआ, फिर ये एक एक टूट के अलग अलग हो जाएंगे, और फिर अलग अलग होके ये फिर और ज़्यादा वास्ट एरिया में फैल जाएंगे इस तरह से। आगे है बर्ड्स इन हाइड्रा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा देखो इस तरह से है पूरा, इसके साइड में इस तरह से बड निकलना शुरू हो जाता है, और जब ये बड इसी के जैसा बड़ा हो जाता है तो ये टूट के नीचे गिर जाता है और अलग से ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट है ये गैम्यूल्स इन स्पॉन्ग्स, ये गैम्यूल्स है, ये गैम्यूल्स है। इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं आपको राउंड राउंड सर्कल टाइप स्ट्रक्चर्स है, ये क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तब ये यहाँ से खुल जाएगा। ये खुलने के बाद ये फैल जाएंगे और अपने आप को ग्रो करने लगेंगे। तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स कुछ। आगे है इन दिस ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ। इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन होता है वो अपने आप हो जाता है। इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसे हम एक अलग तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और कौन सा मोड हुआ, ये एसेक्सुअल मोड हुआ, ठीक है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव बाय बाइनरी फ्यूजन, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन से, बाइनरी का मतलब होता है एक से दो, बाइनरी फ्यूजन से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर ए सेल डिवाइड्स into two halves and each rapidly grows into an adult, क्या करती है, इवन वेयर ए सेल, एक सेल क्या करती है, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करेगी, एक सेल थी अमीबा में, एक सेल थी, एक सेल से क्या हुआ, इसका न्यूक्लियर जो है वो डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर का डिवीज़न होगा तो इसके अंदर क्या होगा, दो सेल के अंदर ये अलग से डिवाइड होने लगेगी, जो इसके दो डॉटर सेल्स आ जाएंगे। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इसमें क्या हो गया, इसके दो डॉटर सेल बन गए, यानी कि ये पेरेंटल सेल था, इससे दो सेल बन गए, अलग से दो इंडिविजुअल हो गए अलग से। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से दो अलग से ये क्या हो गए, इंडिविजुअल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। वेयर ए सेल डिवाइड, एक सेल डिवाइड होके दो हाफ में डिवाइड होके अपनी जो ग्रो कर लेता है। ईच रैपिडली का मतलब लगातार ग्रोथ चलती रहती है उसके अंदर और वो बड़ा हो जाता है, अडोल्ट का मतलब बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा का एग्जाम्पल दिया है इसने, और एक पैरामीशियम का दिया है, पीछे हमने पढ़ा था ये पैरामीशियम था, ये बड़ा पैरामीशियम किस तरह से ग्रो कर रहा है, ये पैरामीशियम हो गया। आगे है इनिस्ट, इसके अंदर कैसे होता है, इन द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स are produced that remain attains initially to the parent cell which actually gets separated and mature into new yeast organisms। ये भी क्या करती है, ईस्ट इसी तरह से डिवाइड होती है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी, क्या ये थोड़ा ब्लर में जा रहा है वीडियो, मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड फंजाई के किंगडम, जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स, ये कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स, जैसे हमने ये पढ़ा था, जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर the most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures। other common asexual reproductive structures are conidia। ये सभी जो हैं, ये चारों स्ट्रक्चर जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट आता है, ये बताओ क्या है, सभी को पता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पोटैटो, ठीक है। पोटैटो के अंदर क्या होती हैं, बर्ड्स होते हैं जिससे वो ग्रो करता है एक न्यू प्लांट के अंदर। एंड पोटैटो क्या होता है, एक स्टेम होता है ना, ये भी हमारी क्या है, अदरक है, जो सर्दियों में चाय में डाल के पीने के काम आती है। ये भी जो है एक क्या होती है, ये सॉरी बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये फ़ोन जो है, वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा हिल रहा है, एक हाथ से पकड़ रखा है ना इसलिए। तो ये अदरक भी हमारा क्या होती है, स्टेम होती है, क्योंकि देखो इसके भी बर्ड्स हैं, ये इसके भी बर्ड्स थे, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, और ये क्या है,
ये शायद अनियन होगा, ये अनियन है, ये भी एक स्टेम नहीं लीफ होता है ये। एंड ये है पत्थर चटका पेड़, पत्ता, पत्थर चटका पत्ता है ये। पत्थर चटको बोलते तो थे, क्या बोलते थे, आगे पढ़ेंगे क्या बोलते थे, आएगा इसे भी पढ़ेंगे। हाँ ब्रायोफिलम, डी का आ गया, हाँ ये ब्रायोफिलम है ये। इंग्लिश में इसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में ब्रायोफिलम बोलते हैं और हमारी भाषा में इसे बोलते हैं पत्थर चटका पत्ता, जिसमें क्या होता है बड होते हैं, बड से एक नया पौधा उगने की क्षमता रखता है ये पत्थर चटका पौधा। और उसी प्रकार जो अदरक होती है हमारी, इसमें भी बड होते हैं और ये एक इसकी जड़ के रूप में फैल जाती है, जो इसके बड होते हैं ना जड़ के रूप में फैल जाते हैं और बहुत सारी अदरक को पैदा कर देते हैं। धरती के अंदर से ये न्यूट्रिशंस को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, जिससे ये थोड़ा मोटा हो जाता है फूल के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन आ जाते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है ना ये धरती से, सॉइल से। तो ये फिर अदरक में कन्वर्ट बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरह से। और पोटैटो भी इसी तरह से करता है, जो है सोइल से बहुत सारे न्यूट्रिशन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसी प्रकार से ये है। और ये लास्ट वाला क्या है, ऑफसेट, ये इसका मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल एक बढ़िया सा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिंट का एग्जाम्पल ले लो आप। मिंट देखा होगा आपने कि उसकी जड़ फैलती जाती है और फिर ऊपर एक पौधा उग जाता है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन, अब ये जो पढ़ेंगे ना ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी हमारी। ये तो थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है हमने पढ़ा पूरा, किस तरह से हो रहा था कि उसी में सेल के अंदर ही डिवीजन होके नया सेल प्रोड्यूस हो रहा था। और अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो भी प्लांट ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट हो गए और जितने भी प्लांट से रिलेटेड होंगे उन उसके बारे में पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजी का मतलब क्या होता है, सब्जियां ना, तो वेजिटेटिव इसी से बना है ये, सब्जियों के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखो यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में या नहीं पढ़ा था, बताइए कमेंट बॉक्स में। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आप ये सोचते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या आप ये सोच रही हैं। तो ये आगे है, वाई डू यू से सो, क्यों कह रहे हो आप ये, आपको इसका कारण पता है। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या आपने क्लोन को कभी एप्लीकेबल मतलब एक से ज़्यादा संख्या में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा है क्लोन के अंदर, नहीं ना। तो फिर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो एक अलग तरह की रिप्रोडक्शन है, एंड जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन है। देन है वाइल इज एनिमल्स एंड while animals and in animal and other simple organisms are the term asexual is used unambiguously. In plants the term vegetative reproduction is frequently used. प्लांट के अंदर तो हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। एंड द यूनिक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर्स, कौन सी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती हैं, एक तो होती है रनर, दूसरा राइजोबियम, शक्कर्स, ट्यूबर ऑफसेट बनते हैं इसके अंदर, बल्ब टाइप होता है, देखो ये ऑफसेट हो गया। बल्ब टाइप किस में बनेंगे, are called capable of giving rise to new plant, new offsprings. These structures are called vegetative propagation. इन structures को हम बोलेंगे vegetative propagation. अगला है, since the formation of these structures does not involve two parents. क्या बोल रहा है ये, since the formation, obviously since the formation of these structures, इन structures के अंदर हमें किसी भी तरह के टू पेरेंटल सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। structure does not involve two parents involves नहीं करता है ये। the process involves is asexual, तो हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है is also asexual reproduction। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अपना व्यू ज़रूर बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, किस तरह से पढ़ाया, कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ। वैसे
बहुत ज़्यादा नहीं हो गया आज पढ़ाया। चलो, अगर अच्छा लगेगा आपके कमेंट का रिव्यू देखेंगे कैसे कमेंट करते हो। अच्छे कमेंट करोगे तो वीडियो और बनाएंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे, बनाएंगे वीडियो तो फिर भी बनाएंगे, है ना। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे और लाइक द वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दें। देखो बहुत बड़ा लेसन है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन है। ये ज़रूर बताएं कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ आया या फिर मैंने कैसा पढ़ा है, अच्छा इंप्रेशन जमा आपका या फिर ऐसे ही सिर के ऊपर से चला गया है, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट करवा दिया है, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका मैं चेंज करूँ, या फिर किस तरह से। वैसे चेंज तो हो ही जाएगा अपने आप, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ मैं अपने अंदर। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट के अंदर, बताइएगा किस तरह से पढ़ा है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं, बाय, गुड लक।